हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले एक बार फिर आपको हमेशा की तरह आपको यह बता दें, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो आप अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यानी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश पीसीएस, किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी जो है एग्जाम्स के लिए यह आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है कम से कम 8 से 9, कभी कभी 10 से 12 संख्या पहुँच जाती है एनवायरनमेंट इकोलॉजी से। तो यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो आपका यह एनवायरनमेंट होता है यह केवल एक टॉपिक से नहीं होता। इसमें आपका साइंस भी इंक्लूडेड रहता है, इसमें आपका बायो भी इंक्लूड रहता है, एक तरह से इसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड रहता है। यानी बायो और आपका जो साइंस वाला पोर्शन, साइंस में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और उसके साथ साथ जो आपका ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये सभी का एक तरह से मिक्सअप होता है जो आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। यानी एक तरह से यह बृहद होता है, आपका सब्जेक्ट जो है यह बृहद होता है एनवायरनमेंट वाला। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है, हम जैसा कि कल बताए थे कि आपको बायोडायवर्सिटी का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। बायोडायवर्सिटी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको याद में रखना ही होगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बायोम क्षेत्र वाला पढ़ा था, तो बायोम क्षेत्र में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा, जैसा कि हाल ही में एग्जाम हुआ उसमें भी 2 से 3 प्रश्न पूछे। तो बायोम वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जो बायोम क्षेत्र हैं विश्व के। और इसके अलावा जो आपका बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, तो प्रदूषण जो टॉपिक है वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो सबसे ज़्यादा मस्ट रहते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न जो है आपसे पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी क्या होता है पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द से ही समझ में आ रहा है, जैव मतलब जीव। ठीक है, यानी जीवों में क्या हो? विविधता। जीव का मतलब क्या होता है? वनस्पति, है ना। तो जैव विविधता का मतलब क्या हो गया? जैव प्लस विविधता, तो विविधता मतलब विभिन्नता यानी अलग अलग, है ना। ठीक है, तो जैव का मतलब होता है जीव। अब यह जो जीव होंगे वह जीव 2 तरह के होंगे। एक होगा आपका वनस्पति वाले होंगे, ठीक है, वनस्पति और जंतु, ये 2 होंगे। ठीक है ना। तो वनस्पति और जंतुओं को मिलाकर के क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है। ठीक है, तो वनस्पतियों की प्रजातियां, जंतुओं की प्रजातियां। ठीक है, तो इन दोनों की जो संयुग्म प्रजातियां हैं, ठीक है, क्या है? प्रजातियां, बहुत ढेर सारी भाई प्रजातियां, कई तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, कई तरह के जो है जंतु पाए जाते हैं। तो इनमें क्या पाई जाए? विविधता पाई जाए। क्या पाई जाए? विविधता पाई जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। यानी भिन्नता देखने को मिलती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। बात समझ में आ गई? यानी एक तरह से अगर हम कहें डिफिनीशन के रूप में, तो किसी कोई अगर पारिस्थितिक क्षेत्र हो, पारिस्थितिक क्षेत्र मतलब कोई अगर पारिस्थितिक क्षेत्र है जिसमें जो है कई तरह के जो है वनस्पतियों की प्रजातियां और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाए, किसी पारिस्थितिक किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के वातावरण में पाए जाने वाले सभी
वनस्पति, सभी वनस्पतियों एवं जंतुओं, मानव शब्द, मानव भी क्या है, जंतु है ना। ठीक है, आप जंतु हैं कि नहीं, तो आप भी जंतु हैं, है ना, हम सभी क्या हैं, जंतु हैं। तो सभी वनस्पतियों एवं जंतुओं की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता, पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विविधता, यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फॉनल और फ्लोरल जो पाए जाते हैं, ठीक है, इनके जो स्पीसीज पाए जाते हैं, अलग अलग फ्लोरल के, अलग अलग फॉनल के स्पीसीज जो देखने को मिलते हैं किसी इकोलॉजी रीजन में, तो उसी क्षेत्र, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। अब इस बायोडायवर्सिटी, बात समझ में आ गई होगी, है ना। कोई अगर पारिस्थितिक क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई जंगल है, ठीक है, मान लो जैसे आपका जिम कार्बेट है, तो जिम कार्बेट में जितने भी तरह की वनस्पतियां पाई जाती होंगी, जितने भी तरह के जंतु पाए जाते हैं, उन सभी स्पीसीज की विभिन्नताओं को ही हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। हर अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग बायोडायवर्सिटी होता है, अलग अलग जो है जैव विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बायोडायवर्सिटी है, सर्वप्रथम जैव विविधता जो शब्द है, ये जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग, तो ये अक्सर क्वेश्चन कभी कभी जो है पुटअप कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो 1985 यानी 1985 में जो है WG रोजेन द्वारा, ठीक है, तो शब्द का प्रयोग WG रोजेन, ठीक है, तो WG रोजेन द्वारा इसका प्रयोग किया गया था 1985 यानी 1985 में, ठीक है। तो जैव विविधता का पूछा जाए कि जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो WG रोजेन ने। लेकिन जैव विविधता का जनक कब पूछ लिया जाए कि जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है, जैव यानी बायोडायवर्सिटी का जो जनक कहा जाता है, जैव विविधता का जनक, तो जैव विविधता का जनक तो वो कहा जाता है EO जो है विल्सन को, ठीक है, यानी एडवर्ड, इनका जो पूरा नाम है एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन, ठीक है। इन्होंने किया क्या था कि 1986 में यानी 1986 में, पहले जैव विविधता नहीं कहा जाता था, पहले इस शब्द का नाम था जैविक विविधता। क्या कहा जाता था, जैव विविधता को पहले, यहाँ पे मेंशन मैं कर दे रहा हूँ, जैव विविधता, यानी ये जो वर्ड है जैव विविधता वाला जो शब्द है, इस वर्ड को पहले जैविक विविधता कहा जाता था। क्या कहा जाता है, बायोटिक जो है डायवर्सिटी, यानी बायोडायवर्सिटी नहीं कहा जाता, बायोटिक डायवर्सिटी कहा जाता था, जैविक विविधता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जैविक विविधता। बाद में 1986 में यानी 1986 में इन्होंने इस शब्द का नाम बदल करके यानी जैविक विविधता, यानी एडवर्ड विल्सन ने, ठीक है, EO विल्सन, तो एडवर्ड विल्सन ने इसका नाम यानी जैविक विविधता से नाम बदल कर क्या रख दिया, जैव विविधता कर दिया गया, ठीक है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जा करके जैविक जो विविधता है, ठीक है, जो पर्यावरण सम्मेलन होता है, उसमें कहा कि ये जैविक विविधता का शब्द बदल करके जैव शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या बदल दिया, जैव विविधता। तो जैव विविधता का जनक पूछा जाए तो एडवर्ड विल्सन है। जैव विविधता का शब्द सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया, तो वो WG रोजेन है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे यह भी ध्यान में रखना है कि 1968 में, ठीक है, 1968 में यानी 1968 में, ठीक है, 1968 में डैशमैन यानी जो रेमंड F डैशमैन है, उनके द्वारा
इसके द्वारा रेमंड एफ डैशमैन, डैशमैन कहिए चाहे डेसमैन कहिए, डैशमैन। तो रेमंड एफ डैशमैन द्वारा जैविक विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रेमंड एफ डैशमैन ने, ठीक है। यानी सर्वप्रथम, यहाँ पे लिख दिया सर्वप्रथम, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो जैविक शब्द है, जैविक विविधता जो शब्द है, जैविक विविधता शब्द किसने दिया? तो रेमंड एफ डैशमैन ने दिया, ठीक है। और जैव विविधता किसने दिया? तो WG रोजेन दिया। बाद में जैव विविधता शब्द किसने बदला है? तो वह जैव विविधता का जो जनक कहा जाता है, जिसे एडवर्ड विल्सन कहा जाता है, 1986 में इनका ये जो है नाम बदल दिए, ठीक है। इन्होंने जो है नाम बदल करके क्या रख दिया? जैव विविधता, ठीक है। तो पहले यह जैविक विविधता कहा जाता था, जो जैव विविधता जो है WG रोजेन द्वारा नामकरण किया गया था। लेकिन इस नामकरण तो इन्होंने कर दिया, सॉरी गाइस, चलेगा, इसको आपको इशू नहीं, कॉल आ गया था। तो जैव विविधता का जनक, ठीक है। तो जैव विविधता का जनक हम किसे कहेंगे? एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रखें। जैव विविधता क्या हो गया, ये हमने समझ लिया कि कोई भाई पारिस्थितिक क्षेत्र हो, उसमें जितनी प्रकार की वनस्पतियों की स्पीशीज पाई जाते होंगे, जितने प्रकार के जंतुओं की स्पीशीज पाई जाती होंगी, उन सभी के वातावरण के समूह को ही, वातावरण में जितने भी ये हैं उनके समूह को ही, उनके पारिस्थितिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मेंशन कर दें आपको, या यहीं पे यहाँ पे मेंशन कर लेंगे सर्वाधिक जैव विविधता। तो सर्वाधिक जैव विविधता अगर हम विश्व के पर्पज में देखें, ठीक है, तो विश्व के पर्पज में सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको कहाँ देखने को मिलती है? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ आपको जैव विविधता देखने को मिलता है? सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक जैव विविधता के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे सर्वाधिक जैव विविधता भाई अमेजन का जंगल जहाँ है, अमेजन का जंगल कहाँ है? लगभग जो है पूरे ब्राजील में फैला हुआ। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जैव विविधता ब्राजील में है। दूसरे नंबर पे कोलंबिया। ये दोनों ही देश जो है आपके दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। कौन से देश हैं? दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। तीसरे नंबर पे आपका इंडोनेशिया है। तीसरे नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया है, ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता के मामले में। चौथे स्थान पे यहाँ पे चीन है। और भारत का स्थान अगर देखा जाए तो भारत जो है पूरे विश्व में 8वें स्थान पे आता है। भारत किस स्थान पे आता है? 8वें स्थान पे आता है पूरे विश्व में, ठीक है। तो सर्वाधिक जैव विविधता के मामले में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो देश है वह आपका ब्राजील है, फिर कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया। एशियाई देशों में इंडोनेशिया में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। चौथे नंबर पे चीन है। और अपने भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत हमारा विश्व में 8वां स्थान रखता है। वहीं अगर पूछा जाए भारत के राज्यों के संबंध में, भारत के राज्यों में, भारत के राज्यों में, तो राज्यों में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता भाई पाई जाती है केरल में। कहाँ पाई जाती है? केरल में। दूसरे स्थान पे अगर पूछा जाए कि केरल के बाद दूसरा स्थान कौन है, तो उत्तराखंड का है। किसका है? उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा जैव विविधता देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो राज्यों में केरल और उत्तराखंड। और अगर बात करें कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वह आपका केरल का जो शांत घाटी है, जिसे हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखेंगे, शांत घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आगे भी मैं इसको मेंशन
कर दूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो ध्यान में रखना है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला विश्व में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्पीसीज पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग जो है 12,000 से अधिक जो है पादप के स्पीसीज पाए जाते हैं और 6,000 से अधिक जो है जंतुओं के स्पीसीज देखने को मिल जाते हैं ब्राज़ील में। वहीं भारत हमारा 8वें स्थान पे है विश्व में, और भारत के राज्यों में कहा जाए तो केरल में सर्वाधिक जैव विविधता जो है देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम अब मेंशन करते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के प्रकार। तो यहाँ पे जैव विविधता के प्रकार के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो जैव विविधता को यहाँ पर हम 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला, ठीक है, 3 भागों में यहाँ पर हम जैव विविधता को डिवाइड करेंगे। एक तो जेनेटिक यानी आनुवंशिक जैव विविधता, चलो यही लिखते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एक है स्पीसीज यानी प्रजाति जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और एक है आपका पारिस्थितिक जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता। अब ये हैं क्या, अच्छे से पहले इनको समझते हैं। ये आनुवंशिक जो जैव विविधता है यानी जेनेटिक, इसमें क्या होता है कि किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के एक ही समुदाय के एक ही प्रजाति के, है ना, यानी एक ही प्रजाति के, एक ही प्रजाति यानी एक ही स्पीसीज के बारे में है, तो एक ही प्रजाति के जंतुओं या वनस्पतियों, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, एक ही प्रकार के जंतुओं या वनस्पतियों के जीन्स में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक यानी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो जैसे कहा जाए बाघों के अगर बाघों के संबंध में कहे, जैसे बंगाल टाइगर, बंगाल बाघ, साइबेरियन बाघ, इंडोनेशियन बाघ, ठीक है, यानी बाघ भी कई तरह के प्रजाति देखने को मिल जाता है। जैसे व्हाइट टाइगर आपने देखा होगा, सफेद बाघ देखा होगा, बंगाल बाघ देखा, साइबेरियन टाइगर। ठीक है तो ये टाइगर यानी एक ही प्रजाति है। बाघ जो है एक ही, हम केवल एक ही प्रजाति के जो जंतु हैं, एक ही प्रकार के जंतु हो चाहे एक ही प्रकार के जो है वनस्पति हो, उन्हीं के जीन्स के बारे में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। क्या बोलते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ही प्रकार के जंतु होंगे, एक ही प्रकार के वनस्पति, जैसे हमने यहाँ पे बाघ लिया है, तो बंगाल टाइगर जो है थोड़ा सा साइज में, साइबेरियन टाइगर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जो साइबेरियन टाइगर होते हैं जो कि आपके ये यूरोपीय प्रदेश में, रूस वगैरह क्षेत्र में या चाइना मंगोलिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी संख्या तो बहुत कम है फिलहाल, लेकिन ये अन्य बाघों की तुलना में काफ़ी क्या होते हैं, वजन होते हैं, काफ़ी वजन होते हैं। इनकी जो
स्किन होती है वह काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि यह ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो इनकी स्किन खाल जो होती है वो कैसी होती है, बहुत मोटी होती है। लेकिन जो बंगाल टाइगर उनकी खाल जो है कम मोटी होती है। तो इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें कुछ ना कुछ चेंज, इनके जीन्स में कुछ परिवर्तन पाया जाता है। जैसे व्हाइट टाइगर है तो व्हाइट टाइगर सफेद टाइगर है, यानी उनके जीन्स में कुछ जो है क्या है, परिवर्तन है, जिसके कारण उनका रंग कैसा है, व्हाइट है। तो हम एक ही प्रकार, जैसे कुत्ते आप ले लो, तमाम प्रकार के आजकल कुत्ते होते हैं, छोटे कुत्ते होते हैं ना, तमाम प्रकार के, लेब्राडोर, तो पता नहीं कौन कौन से कुत्ते होते हैं, मैंने सभी का नाम तो नहीं जानता हूँ। अलग अलग जो है कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते जो है खुंखार होते हैं। यानी इनके जीन्स में जो होने वाला जो चेंजेस होता है, जिसके कारण इनका स्वभाव, रंग, तमाम चीज़ें, इनकी रहने खाने पीने की जो चेंजेस आती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आनुवंशिक जैव विविधता में हम किसी एक ही प्रजाति के सभी जहां जहां ये पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम उनको डिस्कस करते हैं, यानी इसको कहा जाता है आनुवंशिक जैव विविधता। आई होप कि ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, प्रजाति जैव विविधता। तो प्रजाति जैव विविधता क्या है, किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में, किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी, यानी कोई पारिस्थितिक क्षेत्र है, जैसे तालाब का पारिस्थितिक क्षेत्र है, तो उस तालाब में जितने भी प्रकार के जंतु, चाहे मछली हो, छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, मेढक हो, कछुआ हो, केकड़ा हो, मेढक, ठीक है, बगुला हो, उसके आसपास इर्द गिर्द जो भी जंतु पाए जाते हैं और उसमें जो भी वनस्पतियां पाए जाते हैं, तो उन सभी प्रजाति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं भैया प्रजाति जैव विविधता। ठीक है, पारिस्थितिक क्षेत्र में पाए जाने वाले एवं सभी वनस्पतियों एवं जंतुओं की प्रजातियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो इस प्रजाति जैव विविधता में क्या होगा कि कोई पारिस्थितिक, तालाब का पारिस्थितिक क्षेत्र हो सकता है, घास का पारिस्थितिक क्षेत्र हो सकता है, वन का पारिस्थितिक क्षेत्र हो सकता है, वन्य जीव का भी पारिस्थितिक क्षेत्र हो सकता है, कोई दलदली स्थान का पारिस्थितिक क्षेत्र हो सकता है, मैंग्रोव का क्षेत्र हो सकता है। तो वहां पर जो भी पारिस्थितिक, जिन भी पारिस्थितिक क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर पाए जाने वाले जितनी भी वनस्पतियों की प्रजातियां होंगी, जितनी भी जंतुओं की प्रजातियां होंगी, उन सभी को शामिल करके हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं प्रजाति जैव विविधता, यानी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भाई बहन को? जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे तालाब की पारिस्थितिक, ठीक है, तो जैसे तालाब की जो पारिस्थितिकी होगी, उसमें जो पाए जाने वाले वनस्पति होंगे, जैसे वन की जो होगी, है ना, जैसे घास स्थल की होगी, ठीक है। तो इन सब के पाए जाने वाले जो पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, इनमें पाए जाने वाले वनस्पति और जंतु के सभी को मिला करके प्रजाति पारिस्थितिक कहते हैं, ठीक है। अगला, पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या है? तो इसमें पारिस्थितिक जैव विविधता का क्या होता है कि इसमें जितने भी प्रजातियां हैं, इस किसी भी पारिस्थितिक क्षेत्र के दायरे में स्थित सभी वनस्पतियों की प्रजातियां, सभी जंतुओं की प्रजातियां, इनकी जो खाद्य ऊर्जा का प्रवाह है, यानी जो जिस क्रम में खाते होंगे, तो खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह है, ठीक है, उसी प्रवाह में, इनके खाद्य ऊर्जा के प्रवाह में ही क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। हर चीज का खाद्य प्रवाह, भाई जंगल के खाद्य प्रवाह का अलग जो है होगा, उसमें कई खाद्य जाल का पूरा प्रवाह होगा, यानी खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होगा।
तालाब के खाद्य ऊर्जा का प्रवाह अलग होगा, किसी वृक्ष का जो है किसी वृक्ष का जो ऊर्जा प्रवाह होगा वो अलग होगा। तो यानी हर चीज का ऊर्जा प्रवाह, हर क्षेत्र का, पारिस्थितिक क्षेत्र का ऊर्जा प्रवाह क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसी ऊर्जा प्रवाह की विभिन्नता को ही हम बोलते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। ठीक है, यानी किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा क्षेत्र का ऊर्जा प्रवाह, क्षेत्र का ऊर्जा प्रवाह अलग अलग पारिस्थितिक का, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और इसी विभिन्नताओं को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक जैव विविधता। ठीक है, यानी इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, जो खाद्य श्रृंखला की जो प्रवाह होती है वो डिफरेंस होती है। जैसे भाई तालाब की ऊर्जा, जो तालाब की खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होगा, खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो भाई अलग होगा। ठीक है, जैसे खाद्य ऊर्जा का प्रवाह वन के खाद्य ऊर्जा के प्रवाह से क्या होगा, डिफरेंस होगा, अलग होगा। यानी हर पारिस्थितिक क्षेत्र के खाद्य ऊर्जा का प्रवाह या उनका वातावरण क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं पारिस्थितिक जैव विविधता। यानी वहाँ का वातावरण, वहाँ की खाद्य ऊर्जा का प्रवाह, दोनों क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। वहाँ का जो जल जीवन होगा वह डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक सॉरी गाइस, पारिस्थितिकी जैव विविधता कहा जाता है। आई होप कि ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता। आई होप कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भाई बहन को, यहाँ पर कोई दिक्कत, सभी कमेंट करें। बातें आपको सब में समझ में आ गई। इसमें हम एक ही प्रजाति की बात करेंगे, चाहे बाघ ले लो, चाहे टाइगर की, या किसी भी एक वनस्पति की। जैसे पपीते के भी कई जो है प्रकार होते हैं, कहीं कहीं जो है बड़ा पपीता आता है, कहीं छोटा आता है, यानी उनके जीन्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। तो किसी भी प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उनमें अलग अलग जो है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, पौधा एक ही, मतलब पेड़ तो एक ही है, लेकिन उनके जीन्स में कुछ ना कुछ क्या है, चेंजेस है, परिवर्तन है। इसमें किसी पारिस्थितिक समूह के सभी वनस्पतियों, सभी जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। और इसमें खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, जो वातावरण, अलग अलग चेंजेस पाए जाते हैं, अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्र के अलग अलग खाद्य ऊर्जा का प्रवाह, अलग अलग वातावरण पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक जैव विविधता। बात समझ में आ गई भैया बहन, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चले आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता का मापन। तो जैव विविधता का जो मापन किया जाता है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जैव विविधता का मापन कैसे करें, मेजरमेंट कैसे करें। अब मेजरमेंट करने का मतलब है कि मेजरमेंट का मतलब कि किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में, कोई अगर पारिस्थितिक क्षेत्र है तो उस पारिस्थितिक क्षेत्र में कितने जो है जंतुओं की संख्या है, कुल कितने, यानी अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग उनकी संख्या को निर्धारित करता है, और उनके वृद्धि एवं विकास का जो है बात करता है, कि उनकी समृद्धि का आकलन करता है। तो पहले हम समझ ले थोड़ा सा, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पारिस्थितिक किसी पारिस्थितिक
क्षेत्र में वनस्पतियों तथा जंतुओं की प्रजातियों की संख्या तथा उनकी, ये ऊ है भाई, उनकी समृद्धि, यानी वो विकास कर रहे हैं, घट रही है संख्या की, बढ़ रही है ना, उनकी समृद्धि का आकलन ही जैव विविधता का मापन कहलाता है। ठीक, तो उनकी समृद्धि का आकलन ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, जैव विविधता का मापन कहलाता है। तो ठीक है, तो किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में वनस्पतियों और जंतुओं की जो प्रजातियों की संख्या, वहाँ पे अलग अलग प्रजातियों की कितनी संख्या है, ठीक है, उनकी समृद्धि का किस तरह से विकास हो रहा है, इसी को हम एक तरह से जैव विविधता का मापन कहते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो अल्फा विविधता, दूसरा, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, यानी ये 3 जो है दर्शाए गए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा विविधता और गामा विविधता। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 जो है विविधता है मापन के। अब इन मापन में किया क्या जाता है, इनको अच्छे से आप समझ लीजिए कि अल्फा विविधता से क्या मापन किया जाता है। तो यह किसी क्षेत्र के, यानी कोई पारिस्थितिक क्षेत्र होगा, है ना, यह किसी क्षेत्र के सभी प्रजातियों की संख्या को दर्शाता है। इसके साथ ही, ठीक है, तो ये क्या अल्फा विविधता किसको इंडिकेट करता है? तो वह किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में कोई प्रजाति है, उसकी कितनी संख्या है, या अलग अलग प्रजातियों की संख्या को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके साथ ही आनुवंशिक, यानी जीन के आधार पर आनुवंशिक जैव विविधता को भी प्रदर्शित करता है। यानी जीन के आधार पर जो है अलग अलग जंतुओं में जो परिवर्तन होता है, वह इसी से मापन किया जाता है कि एक ही प्रजाति के जो जंतु हैं, जैसे हमने बाघों की बात की कि बंगाल टाइगर है, साइबेरियन टाइगर है, व्हाइट टाइगर है, इंडोनेशियन टाइगर है, सिंगापुरियन टाइगर है, अलग अलग जो ये टाइगर हैं, अफ्रीकन टाइगर है। तो ये जो अलग अलग जो है टाइगर जो देखे जाते हैं कि उनके जो जीन में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? अल्फा विविधता में। आई होप कि ये बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भाई बहन को? ठीक है,
चले, बीटा विविधता का मतलब क्या होता है, अब इसको समझ लें। बीटा विविधता, तो बीटा विविधता इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र, किसी पारिस्थितिक क्षेत्र, किसी पारिस्थितिक किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, कोई अगर पारिस्थितिक क्षेत्र हो, ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसमें हम क्या शामिल करते हैं कि किसी जीव का जो प्रवेश होता है या फिर उनका निर्गमन होता है। भाई कोई क्षेत्र एक पारिस्थितिक क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिक क्षेत्र में चला जाता है। जैसे बाघ है, बाघ जो है घूमते घूमते भागते भागते किसी दूसरे जंगल में पहुंच जाता है, यानी एक पारिस्थितिक क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो प्रजातियों के प्रवेश और निकास, तो किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रजाति के किसी प्रजाति के प्रवेश या निकास को प्रदर्शित करता है, मतलब आप समझ गए। कोई भाई पारिस्थितिक क्षेत्र है, वहाँ का कोई जीव जो है एक पारिस्थितिक क्षेत्र को छोड़ करके वहाँ नहीं सरवाइव कर पा रहा है, दूसरे पारिस्थितिक क्षेत्र में वो चला गया सरवाइव करने के लिए, अपने का जो है वृद्धि एवं विकास, अपना संरक्षण या संवर्धन करने के लिए। तो किसी पारिस्थितिक क्षेत्र से अगर कोई जीव, कोई जंतु या वनस्पति, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, तो वनस्पति कैसे जाएगा, हवाओं के माध्यम से उसका बीजारोपण हो जाएगा, या जंतुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। ठीक है, या पानी के द्वारा, जब मानसून आएगा तो पानी के द्वारा जो है उसके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पारिस्थितिक क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिक क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इस तरह से वनस्पतियों का जो है क्या, एक पारिस्थितिक क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिक क्षेत्र में प्रवेश होता है। उसी तरह से जंतुओं भी चाहे प्रवेश, मतलब एक पारिस्थितिक क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिक क्षेत्र में प्रवेश करें या वहां से निकल जाएं, ठीक है, तो वह उनको प्रदर्शित करता है कि उनकी कितनी संख्या प्रवेश की, कितने जो है यहाँ पे प्रवेश किए, कौन जो है निकास किया। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बीटा विविधता। बीटा विविधता से हम क्या मापन करते हैं कि किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में नए जंतु का, नए जीव का प्रवेश हो, या फिर कोई जीव जो है उस स्थान से निकलकर दूसरे पारिस्थितिक क्षेत्र में निकास कर जाए, यानी चला जाए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भाई बहन को? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं गामा विविधता की। तो गामा विविधता क्या है? तो गामा विविधता में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में जो प्रजातियों के मध्य होने वाली जो अंतर संबंध क्रियाएं होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं गामा विविधता। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के सभी जीवों के प्रजातियों के मध्य आपसी संबंध को गामा विविधता कहते हैं। गामा विविधता कहते हैं। यानी कोई पारिस्थितिक क्षेत्र है, उसमें जितने भी जीव जंतु वनस्पति हैं उनके आपसी, यानी चाहे खाद्य ऊर्जा का संबंध हो, यानी एक जीव जो है दूसरे जीव पर किस तरह से डिपेंड है, किस तरह से उसका खाद्य ऊर्जा है, किस तरह से दूसरे जीव को खाता है, जो भी उनके साथ अंतर क्रियाएं संबंध होती हैं, ठीक है,
तो उसी को हम कहते हैं गामा विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा विविधता कहते हैं। और इस गामा विविधता में अल्फा और बीटा दोनों ही शामिल होते हैं। अल्फा और बीटा दोनों ही शामिल होते हैं, मतलब इनमें संख्या भी शामिल होती है और साथ ही साथ जो जंतुओं निकास कर रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं वह सब इसमें शामिल होते हैं। यानी एक तरह से यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि गामा जो विविधता होती है, गामा विविधता विविधता गामा विविधता अल्फा व बीटा विविधता के अल्फा व बीटा विविधता के गुणनफल के बराबर होती है। गुणन के बराबर होती है या गुणनफल के बराबर होती है। गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ये पूछ लिए गए हैं स्टेटमेंट के रूप में। तो गामा विविधता होता है वह अल्फा और बीटा विविधता के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अल्फा विविधता क्या होता है, बीटा विविधता क्या होता है, या फिर गामा विविधता क्या होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भाई बहन को? ठीक है, चले आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं भूमंडलीय जैव विविधता। तो भूमंडलीय जैव विविधता यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, यानी पूरे पृथ्वी पर जो हमारी भूमि है, ठीक है, यानी लगभग जो 29% भाग पर जो भूमि पाई जाती है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वीडियो सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी यानी भूमंडलीय जो जैव विविधता है, तो उसको समझने से पहले तो हम समझ लें कि जो अपने पृथ्वी पर जितने भी, चाहे वह जल में रहती हों चाहे स्थल में रहते हों, जितने प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। ठीक है, तो एक तरफ स्पीसीज यानी प्रजाति, ठीक है, जंतुओं मतलब प्रजातियां, कोई भी प्रजाति हो, स्पीसीज, और उनकी जो है संख्या, नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें जंतुओं की यानी जानवर, जंतु मतलब जानवर, जानवर कैसे? जानवर ऐसे जो बिना रीढ़ वाले हैं, यानी उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, बिना रीढ़ वाले। तो बिना रीढ़ वाले जो जानवरों की प्रजातियां हैं वो सर्वाधिक हैं, यानी यह 12,72,000 प्रजातियां। ठीक है, तो 12,72,000 जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाते हैं। तो बिना रीढ़ वाले जो है ना, बिना रीढ़ वाले जो जानवर हैं उनकी जो संख्या है वह 12,72,000 ऐसी इनकी संख्या देखने को मिल जाती है। जबकि वहीं जानवर, ऐसे जानवर जो रीढ़ वाले हैं, जानवर रीढ़ वाले जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक, तो रीढ़ वाले जो जानवर हैं ऐसे इनकी कुल प्रजातियां जो पाई जाती हैं पूरे पृथ्वी पर, कुल प्रजातियां जो है 52,000 हैं। कुल कितनी प्रजातियां हैं? 52,000 हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ध्यान में आपको रखना है। वहीं अगर हम कीटों की बात करें तो कीट जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, जो कीट पतंगों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो यह लगभग जो है 10 लाख के ऊपर जो है, यानी लगभग जो है 10,25,000 इनकी प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, 10,25,000 इनकी प्रजातियां पूरे पृथ्वी पर देखने को मिल जाती हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंगों के रूप में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम पादप की अगर हम बात करते हैं, पादप यानी पौधे, पौधे यानी पादप, तो जितने भी प्रकार के जो है पादप, अगर हम बात करें कि पादप की जो कुल प्रजातियां देखने को मिल जाती है तो वह 2,70,000, कितनी? 2,70,000 जो है प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं अपने पूरे पृथ्वी पर। जो पादपों की संख्या है, वनस्पतियों की जो संख्या है, उनकी कुल टोटल संख्या जो है लगभग जो है 2,70,000 के आसपास जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम कवक की बात करते हैं, कवक यानी फंगस जिसे आप बोलते हो, फंगी, फंगस,
तो कवक की टोटल जो प्रजातियां पाई जाती हैं वह लगभग जो है 72,000 प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, वहीं अगर शैवाल की अगर हम बात करें तो शैवाल की काफ़ी प्रजातियां पाई जाती हैं और यह लगभग जो है 48,000 प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, जीवाणु की बात करें, तो यह लगभग आपके 4,000 जो है प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर हम वायरस की बात करें, विषाणु की बात करें, वायरस, तो वायरस की लगभग जो है टोटल प्रजातियां जो पाई जाती हैं वह 1500 के आसपास जो है प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रजातियां हमारे पूरे पृथ्वी पर फैली हुई हैं। ठीक है, जानवरों की कुल जो प्रजातियां हैं तो 12, और जानवर बिना रीढ़ दोनों को मिला दें तो लगभग जिनकी संख्या हो जाती है 72, यानी लगभग जो है 13.5 लाख के आसपास जो है संख्या पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये इनकी टोटल जो है संख्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। संख्या नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि भूतल यानी जो अपने पृथ्वी पर है। ठीक है, तो चूंकि स्थलाकृत विन्यास और जलवायु की दशाएं जो है विषमताएं, अलग अलग विषमताएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और इसी विविधता के कारण, इसी भिन्नता के आधार पर जैव विविधता को विश्व स्तर पर जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, कम जैव विविधता वाला क्षेत्र और निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र। अत्यधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र यह देखने को मिल जाता है अपने पूरे पृथ्वी पर, जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसमें आपको पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, इसमें आपको पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। इसमें आपको जो है उच्चतम अक्षांश और निम्नतम अक्षांश के आधार पर अगर हम कहें तो उच्चतम, जैसे जैसे उच्चतर अक्षांश की तरफ बढ़ते, उच्चतम अक्षांश मतलब समझते हैं, तो जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, देख, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको जो है इंडिकेट किया हुआ है, तो देखो ऑलरेडी मैंने इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर, देखो उष्ण कटिबंधीय, यानी ये जो अत्यधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, इसको जो है अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय स्थलीय एवं जलीय भाग, ठीक है, यानी यह एक तरह से आप कह सकते हो कि यह जो क्षेत्र होता है यह उष्ण कटिबंधीय वाला बेल्ट होता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो बेल्ट है, यह ज्यादातर इसी में अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें प्रवाल भित्ति आर्द्र भूमि जैव विविधता के दृष्टि से अत्यंत जो है समृद्धशाली होता है। ठीक है, हमने कहा कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भाई आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पूरे, जैसे ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हो गई, ये हो गया भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली लाइन, ये हो गई मान लो आपकी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री वाली लाइन हो गई कर्क रेखा। ठीक है, इसी तरह से ये कैसी रेखा है, अक्षांश रेखा है, ये आपकी मकर रेखा हो गई, ये हो गई आपकी मकर रेखा हो गई। ठीक है, उसी तरह से ये नीचे वाली लाइनें होंगी। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अगर आप उच्चतर अक्षांश की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ साइड जाए और चाहे साउथ साइड जाएं, दोनों ध्रुवों की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अक्षांश क्या होता जाएगा, अक्षांश बढ़ता जाएगा, पहले 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे उच्चतर अक्षांश यानी निम्न अक्षांश से उच्चतर अक्षांश की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता कम होगा। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अगर निम्नतर, ठीक है, निम्नतर अक्षांश से उच्चतर अक्षांश की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो जैव विविधता क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, जैव विविधता घटेगा, जैव विविधता कम होती जाएगी, यानी जो वनस्पतियों और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाएंगी वह कम होती जाएंगी। बात समझ में आ गई, चाहे वह आप भूमध्य रेखा से चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं और चाहे साउथ पोल की तरफ जाएं, दोनों ही कंडीशन में वही व्यवहार होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पर यह ध्यान में रखेंगे
कि अगर ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा हो गया, ये अक्षांश वाली रेखाएं हो गई, ठीक है। ये आपका मान लो कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, और ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। तो अगर उच्चतम अक्षांश से निम्नतम अक्षांश यानी भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है, यानी अगर कहा जाए ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर, ध्रुवों से किधर, भूमध्य रेखा, यानी उच्चतम अक्षांश से निम्नतर, उच्चतर अक्षांश से निम्नतर, चाहे नॉर्थ साइड से आप भूमध्य रेखा की तरफ आओ, चाहे साउथ साइड से भूमध्य रेखा की तरफ आओ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आप भूमध्य रेखा यानी उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा या दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा या उच्चतर से निम्नतर अक्षांश या उच्चतर से निम्नतम, दोनों तरफ, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो जैव विविधता होगा वह बढ़ेगा, यानी जैव विविधता उच्चतर से निम्नतम की ओर बढ़ने पर की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ता है, यानी जैव विविधता जो है, डायवर्सिटी जो है अधिक हो जाती है, वनस्पतियों और जंतुओं की संख्या जो है अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत? तो निम्नतर से उच्चतर की जाने पर जैव विविधता कम हो जाता है, वनस्पतियों जंतुओं की प्रजातियां घटती हैं, और उच्चतर से निम्नतर की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती है, यानी अधिक होती है, यानी वनस्पतियों और जंतुओं की प्रजातियों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सेंटेंस समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? यह इसका मतलब है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां जैव विविधता सर्वाधिक होती है, तो ध्यान में रखें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, क्योंकि यहाँ पे निम्न अक्षांश होता है। भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यही आपका बेल्ट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, निम्न निम्न अक्षांश होता है। निम्न अक्षांश मतलब निम्नतर अक्षांश, निम्नतर अक्षांश होने के कारण जैव विविधता अधिक पाई जाती है। वहीं अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो उच्चतर उन्नतांशों का मतलब ऊंचाई पर बढ़ना, ठीक है। उच्चतर का मतलब हो गया अधिक ऊंचाई। तो जैसे जैसे अगर हम चोटियों की बात करें और घाटियों की बात करें, निम्नतर अक्षांश का, निम्नतर उन्नतांश का मतलब होता है घाटी, और उच्चतर उन्नतांश का मतलब होता है चोटी। तो चोटी पर जैव विविधता कम होती है, जबकि घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है, ठीक है। आप जैसे अगर आप उत्तराखंड जाए हैं, आप हिमाचल प्रदेश जाए हैं, तो जो घाटियां हैं, घाटियों में ही शहर बसा होता है, जबकि चोटियों पे कोई शहर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि घाटियों में जैव विविधता जो है, बहुत ढेर सारी जैव विविधता आपको मिलेगी, वनस्पतियों या जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां मिलेगी, लेकिन चोटियों पर उतनी प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई? तो यह भी आपको ध्यान में रखना। ये दोनों ही फैक्ट, ये तीन जो फैक्टर, ये तो दो ही है, इसी का ये मतलब है। तो ये जो दो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अत्यधिक जो जैव विविधता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो अत्यधिक जो जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसी को सदाबहार वन भी कहा जाता है। मैंने आपको इसको पहले भी जो है इंडिकेट कर चुका हूँ, सदाबहार वन, ठीक है। तो सदाबहार वन की भी संज्ञा जो है इसी को दी जाती है कि सदाबहार वन कहिए चाहे उष्ण, ठीक है। तो और इसमें पूरे भूभाग का मैंने पहले भी आपको यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि यह लगभग जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला जो क्षेत्र है, यह पूरे भाग के यानी पूरे पृथ्वी के 13% भाग जो है, यानी यह पूरे जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वन है, जिसे आप 10 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, तो यह 13% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें विश्व के लगभग 50% जीवों की प्रजातियां, जीवों मतलब वनस्पति जंतु दोनों, तो 50% जीवों की प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं, प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं, यहीं
पाई जाती है, यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसके पहले में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले में मैंने आपको बहुत बार बताया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता अगर पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। यह पूरे पृथ्वी के लगभग 13% भाग पर यह विस्तारित है और विश्व के लगभग 50% जीवों की प्रजातियां, तो 50% यानी विश्व में जितने भी जीव हैं अकेले केवल यहीं पर सबसे ज़्यादा जीवों की प्रजातियां, वनस्पतियों और जंतुओं दोनों को मिलाकर 50% जन जो है यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बाकी सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादक किस में पाया जाता है, तो ये तो मैंने आपको कई बार इसमें मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बायोम वाला क्षेत्र सबसे पहला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय वाला, वहाँ पे मैंने काफ़ी आपको मेंशन किया हुआ है। प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ के बारे में मैंने काफ़ी आपको बताया है। तो पूरे विश्व में 108 जो है तटीय देश हैं। कुल कितने तटीय देश हैं? 108 जो है तटीय देश हैं, जिसमें से लगभग जो है 100 देशों में, लगभग 100 देशों में जो है प्रवाल पाया जाता है। 100 देशों में कम या ज़्यादा प्रवाल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रवाल कहाँ पाया जाता है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया गया है। सबसे ज़्यादा प्रवाल कहाँ पाया जाता है? कमेंट करके आप बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रवाल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो 108 जो है देशों में, 108 जो है तटीय देश हैं और 108 जो तटीय देश हैं उसमें से 100 देशों में क्या पाया जाता है? प्रवाल भित्ति पाई जाती है। वही आर्द्र भूमि की अगर हम बात करें तो आर्द्र भूमि की अगर हम बात करते हैं, यानी जो वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी जो है डिस्कस किया हुआ है। यह पूरे पृथ्वी के लगभग जो है 2.3% भाग पर जो है आर्द्र भूमियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, वेटलैंड्स देखने को मिलता है और अपने भारत में इन्हीं आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में भी जो है आर्द्र भूमि जो है वेट रामसर साइट के रूप में भी सूचित की गई है। अब ये जो आर्द्र भूमि है यह दो तरह की होती है। एक तो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, अंतःस्थलीय अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, और एक जो है आपका बाह्य स्थलीय, या आप कह सकते हैं तटीय। बाह्य स्थलीय कहिए चाहे तटीय स्थलीय, तटीय स्थलीय आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि यानी ऐसे स्थान जो तट वाले राज्य हैं या तट वाले देश हैं, तो वहाँ पे जो आर्द्र भूमि पाई जाती है उसे हम तटीय स्थलीय आर्द्र भूमि कहते हैं। अब ये जो तटीय स्थलीय आर्द्र भूमि जहाँ देखने को मिलती है, तो तटीय स्थलीय आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तटीय स्थलीय आर्द्र भूमि में जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है। किसकी तुलना में? अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि की तुलना में। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि की तुलना में तटीय स्थलीय आर्द्र भूमि जो है अधिक होती है। कारण क्या है? तो अधिक होने का कारण यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दोनों प्रकार के, यानी यहाँ पर खारा जल और स्वच्छ जल, स्वच्छ जल दोनों तरह का जल का संयुग्मन होता है। क्योंकि तटीय क्षेत्र होता है तो नदियों का प्रवाह जो है तटीय क्षेत्र में यहाँ पे विसरित होते हैं, या जो आपका एक तरह से जब मानसून आता है तो मानसून का जो पानी होता है वो तटीय क्षेत्र में पहुंचता है। तटीय क्षेत्र में किसी न किसी बहाव के रूप में पहुंचेगा, नदी के द्वारा, नालों के द्वारा, किसी तरह से पहुंचेगा। तो वहाँ पे खारा जल और स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जल में जो पाए जाने वाली वनस्पतियां होंगी या खारे जल में, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के जो है जल देखने को मिलता है। और इस तरह यह दोनों प्रकार के, जब दोनों प्रकार के मिलता है तो यहाँ पर जंतुओं और वनस्पतियों की अधिक जो है प्रजातियां देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए यह क्षेत्र जो तटीय स्थलीय आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर अधिक जैव विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। बाकी अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय वाले देश हैं, यहाँ पर भी काफ़ी जो है जैव विविधता जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी जो है डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो उस चैप्टर में आप बायोम वाले क्षेत्र में मैंने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? पहला वाला जो है आपके अत्यधिक जैव विविधता
वाले जो क्षेत्र हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। ये दूसरा है। इसके पहले हमने क्या कहा, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, यानी जहां सबसे ज्यादा विविधता, जैव विविधता पाई जाती है। अब अधिक यानी उससे थोड़ा कम। तो ये जो है आपके पश्चिमी यूरोप है, मानसूनी प्रदेश है, घास के मैदान है, यहाँ पर यह आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी यूरोप की जो जलवायु है वह शीतोष्ण प्रकार की देखने को मिलती है, यानी एक तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है यहाँ पे, यानी एक टेम्परेट होता है। और महासागरीय जलवायु यानी शीतोष्ण महासागरीय जलवायु, जिससे वर्षा अधिक होती है। फलस्वरूप यहाँ जंगलों का विस्तार अधिक है, जिनमें चौड़े पत्ते वाले पर्णपाती वृक्ष और पूर्णधारी वन दोनों प्रकार के यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर चीड़ है, फर पाया जाता है, स्प्रूस, वालनट, मैपिल, ठीक है, मैपिल, एल्स, चेस्टनट, ओक, एस और एस आदि के जो है वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। मानसूनी प्रदेश में भारी वर्षा और छोटी शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है, यानी शीत ऋतु बहुत लंबी नहीं होती है मानसूनी प्रदेश में, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है ना। मानसूनी प्रदेश में वनस्पति का प्रकार वर्षा की मात्रा और उसके वितरण द्वारा निर्धारित होता है, कि वर्षा का जिस तरह से वर्षा होती है उसी तरह से वहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो सार्गेसो सागर है, सार्गेसो जो है, सार्गेसो एक प्रकार का घास है। ये क्या है, एक प्रकार का घास है जो उथले समुद्र में यह देखने को मिलता है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के उथले भाग पर जो है सारगैसो नामक घास पाई जाती है, और इसी घास के कारण इसको सारगैसो सागर कहा जाता है। ठीक है, यह समुद्री घास के लिए प्रसिद्ध है, जो कि 11,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तारित है। कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सारगैसो जो घास पाई जाती है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर के 11,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग अब डिस्कशन करते हैं कम जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो कम जैव विविधता वाला जो यह क्षेत्र होता है, ठीक है, कम जैव विविधता वाला क्षेत्र, यहाँ पे जंतुओं और वनस्पतियों की बहुत कम प्रजातियां पाई जाती हैं। जंतुओं और वनस्पतियों की कम प्रजातियां पाई जाती हैं। कम प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वनस्पतियों और जंतुओं की प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। और यह एक तरह से आपका जो उपध्रुवी वाला क्षेत्र होता है, यानी 60, यानी आप कह लीजिए कि 50 से लेकर के 70 तक, ठीक है, 50 से 60 डिग्री नॉर्थ जो है लेटीट्यूड यानी अक्षांश। ठीक है, तो अक्षांश के बीच में, उत्तरी अक्षांशों के बीच में जो जैव विविधता पाई जाती है, यानी एक तरह से उपध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपध्रुवीय क्षेत्र, यानी ये पूरी तरह से ध्रुवीय क्षेत्र नहीं होता, उपध्रुवीय क्षेत्र होता है, जिसमें बहुत कम जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जो है चौथा निम्न जैव विविधता क्षेत्र, यह दोनों ध्रुवों यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दोनों ध्रुवों के पास के क्षेत्र में बहुत ही कम जैव विविधता पाई जाती है। बहुत ही कम जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको पोलर बियर वगैरह मिल जाएंगे, सील मिल जाएंगे, पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत कम जो है जैव विविधता देखने को मिल जाती है।
ये तो दोनों ध्रुवों के पास यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम जीव जैव विविधता पाई जाती है। तो ये आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, तो आज हम लोगों ने देखा कि जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा, मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी देखा, और उसके बाद हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में किस तरह की कौन कौन सी स्पीसीज हैं, कितनी जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, यह हमने देखा। कहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, यहाँ भारत जो है विश्व में कहाँ स्थान रखता है बायोडाइवर्सिटी के मामले में, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया जो जैव विविधता के कहाँ सबसे अधिक जैव विविधता है, कहाँ कम जैव विविधता है, तो अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, कम जैव विविधता वाला क्षेत्र और निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्रों को हम लोगों ने अच्छे से समझा। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। कल हम लोग देखेंगे अपने भारत की जो जैव विविधता पाई जाते हैं, भारत में कौन कौन से जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत में कौन कौन से, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।